Hello friends, today's topic deals with gravitation. फिजिक्स का एक चैप्टर है ग्रेविटेशन जिसके बारे में आज हम थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे. नाउ इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर द वेरी फर्स्ट टर्म इज ग्रेविटेशन इटसेल्फ. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशन मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ सरफेस पे है या अर्थ सरफेस से थोड़े हाइट पे है, ऑलवेज उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. एंड दैट सपोज दिस पेन इज़ देयर, अगर ये पेन मैं इतने हाइट पे है और अगर इसको मैं यहाँ से ऐसे लीव करता हूँ तो इट विल फॉल डाउन. सो दिस इज़ ड्यू टू दैट ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स, बिफोर गोइंग इन टू डिटेल्स, आई हैव गॉट सर्टन साइंटिस्ट नेम जिन्होंने कभी ना कभी कोई ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इस टॉपिक पे. When we talk about those scientists, the very first name which comes into mind is Galileo, as you can see in the list. When I talk about Galileo, Galileo ने एक एक्सपेरिमेंट किया था फ्रॉम लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा. एंड लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा का नाम आपने सुना होगा बिकॉज इट इज़ देयर इन इटली. एंड वहाँ पे वो 7 वंडर्स में था पहले. नाउ लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा से उन्होंने 2 स्टोन्स को वहाँ से ड्रॉप किया. दोनों के मासेस अलग अलग थे. Let me be very clear with this concept. I'm talking about masses and not weight. Mass और weight दो अलग चीज़ें हैं फिजिक्स में. When those masses were dropped, और जब उन्होंने नीचे जाके स्ट्राइक किया ग्राउंड पे, तो what he thought was that, ये उनकी सोच थी, what he thought was that कि जो heavier mass है वो ज़्यादा फास्ट जा रहा है. That heavier mass is being accelerated. Now we will come back to this theory later on, but उसके पहले मुझे और भी साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करना है जिन्होंने इस ग्रेविटेशन के बारे में कुछ ना कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है. द नेक्स्ट साइंटिस्ट नेम इज़ आर्यभट्ट. आर्यभट्ट गेव अ थियोरी. अकॉर्डिंग टू हिज थियोरी, सन इज़ एट द सेंटर एंड सारे प्लैनेट जो होते हैं उसके अराउंड सर्कुलर लूप में रिवॉल्व करते हैं. नाउ अगेन दिस वाज अ थियोरी गिवन मैनी ईयर्स बैक. बहुत पहले का था जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतने एडवांस नहीं थे. He did his hard work, he did all his meticulous research and he gave this theory. Next is Brahe. Now this person, Brahe, he needs a special mention because he dedicated his entire life. उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी सारा डेटा कलेक्ट करने में, सबको एनालाइज करने में, किस तरह से प्लैनेट्स मूव करते हैं, किस तरह से स्टार्स मूव करते हैं, एंड ऑल दोज डिटेल्स. Brahe's all the data which was collected by Brahe, his full name was Tycho Brahe. That data was analyzed by Kepler and Kepler gave certain laws. उन्होंने कुछ लॉ बताए थे ग्रेविटेशन के बारे में, कुछ रूल्स बताए थे जो ग्रेविटेशन में काम आते हैं. एंड बेस्ड ऑन दोज रूल्स, उनके रूल्स के हिसाब से, उनके जो लॉ थे उसके हिसाब से न्यूटन केम अप विथ हिज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल थियोरी. उनकी जो ग्रेविटेशन की थियोरी है वो उसके ऊपर उन्होंने बेस्ड था. Now, when we talk about Kepler and Newton, moving on further, what we have over here is, what I have mentioned is, gravitation is a weak force. Gravitation एक बहुत ही weak force है because it is very weak compared to the strong nuclear force. अगर आप gravitational field, gravitational force, electromagnetic force और nuclear force के बारे में पढ़ते हो, so the weakest will be the gravitational force and the strongest will be the nuclear force. Now moving further, the next thing which I have written over here is Kepler's laws. Kepler's laws क्या है? The very first law of Kepler says that law of orbit. Law of orbit क्या होता है? Now when I talk about orbit, all the planets they revolve around sun. They all revolve around the sun. और ये सारे के सारे जो होते हैं वो elliptical मोड पे रिवॉल्व करते हैं. Now first of all the main question comes in my mind. मेरे दिमाग में जो डाउट आता है कि ये एलिप्स क्या है, elliptical orbit होता क्या है. To understand elliptical orbit, I would like to draw your attention towards a diagram जो कि NCERT के बुक में आपको मिल जाएगा. That diagram is this one. When I talk about the ellipse, ये जो डायग्राम है इसमें अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे सन है, ये प्लैनेट का मूवमेंट है. प्लैनेट इस तरह से रोटेट कर रहा है, इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड में. नाउ अगर आप ध्यान से देखते हैं, एलिप्स इज़ नथिंग बट एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ अ सर्कल. सर्कल का एक्सटेंडेड फॉर्म है. कैसे है वो मैं समझा सकता हूँ आपको. नाउ हाउ टू ड्रॉ एन एलिप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं एलिप्स ड्रॉ कैसे करते हैं. टू ड्रॉ एन एलिप्स यू हैव टू लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम. व्हेन यू लुक हियर, अगर आप 2 पॉइंट्स लेते हैं F1 और F2, दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज 5 मीटर्स है या 10 मीटर्स है या 10 सेंटीमीटर है, जो भी डिस्टेंस आप लेते हो.
सपोज मैंने ये डिस्टेंस ले लिया 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक थ्रेड टाई करना है। यहाँ पर मैंने एक पिन अटैच किया, यहाँ पे मैंने एक पिन अटैच किया, इसमें मैंने थ्रेड बांध दिया। वो थ्रेड यहाँ से F2 तक आता है 5 सेंटीमीटर। अगेन वो थ्रेड मैं आगे एक्सटेंड करके ले जाता हूँ F1 तक वापस 10 सेंटीमीटर। बट आई वुड लाइक टू से कि वो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, इट शुड बी मोर देन डबल। अगर ये 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो थ्रेड कम से कम 11 या 12 या 13 का हो। 5 का डबल 10 होता है, 10 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो थ्रेड आपने ऐसा रखा तो थ्रेड थोड़ा सा लूज होगा। उस थ्रेड के अंदर आप एक पेंसिल को इस तरह से अटैच कर देते हैं। पेंसिल को अटैच करने के बाद जैसे जैसे आप थ्रेड के हिसाब से पेंसिल को टर्न करते हो, देन देर विल बी अ स्ट्रक्चर बीइंग फॉर्म्ड। इस तरह से एक डायग्राम अपीयर होता है एंड दिस इज कॉल्ड एज एन एलिप्स। इसको एलिप्स कहते हैं। एक और स्पेशलिटी है, किसी भी पॉइंट से जो टोटल डिस्टेंस होगा फ्रॉम F टू T एंड T टू F2, ये टोटल डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये कम हो जाता है। जैसे आप यहाँ से आगे जाओगे शायद यहाँ पे दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे, FT एंड TF, सॉरी F1T एंड F2T। यहाँ से आगे जाएंगे तो शायद ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। सो ऑल इन ऑल आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ना दिस इज़ द एंटायर थिंग। इसको कहते हैं हम सेमी मेजर एक्सिस। ये जो है ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है। हमारा अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, अगर आप ध्यान से देखते हैं अर्थ का स्ट्रक्चर, सो इट इज़ समथिंग लाइक दिस ओनली। हियर वी हैव, ये हमारा इक्वेटोरियल प्लेन है। इक्वेटर पे हमारे अर्थ का जो रेडियस एंड ऑल है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू पोल्स, बिकॉज पोल्स पे जो होता है वो थोड़ा सा नीचे टेपर करता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है थोड़ा कंप्रेस होता है एंड इक्वेटर पे थोड़ा एक्सपांड है। सो दिस इज द एलिप्टिकल ऑर्बिट आई एम टॉकिंग अबाउट। नाउ मूविंग फर्दर, व्हाट वी हैव ओवर हियर इज, दैट वाज द फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ सेज दैट लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज का मतलब है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरियाज कवर करते हैं। नाउ टू अंडरस्टैंड इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरियाज कवर करने का मतलब है कि अगर कोई प्लैनेट बहुत दूर है सन से, सन इज़ देयर एट वन फोकस, और अगर प्लैनेट उससे काफ़ी डिस्टेंस पे है तो वो स्लो मूव करता है, और अगर वो नज़दीक है तो फास्ट मूव करता है। वो ऑल इन ऑल होता ये है कि जो टाइम लिमिट होता है, अगर एक फिक्स टाइम लिमिट आप लेते हो तो उसमें वो फिक्स एरियाज ही कवर करता है। नाउ मूविंग ऑन, व्हाट वी हैव ओवर हियर इज दैट, इसको प्रूफ करने के लिए एक छोटा सा थ्योरम है यहाँ पे, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, दिस इज द चेंज इन एरिया, दिस इज गिवन एज हाफ मल्टीप्लाई बाय आर क्रॉस वी। ये बिल्कुल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मेट में काम करता है, अगर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा उसके बारे में। सो दिस इज हाफ इंटू आर क्रॉस वी। यहाँ पे आर इज दैट रेडियस वेक्टर जो ड्रॉन है सन से लेकर प्लैनेट तक, वी इज द वेलोसिटी ऑफ दैट प्लैनेट। बट इसके साथ में वी ऑल्सो शुड नो दैट मोमेंटम इज गिवन एज मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी आता है, एंड लीनियर मोमेंटम जो होता है वो आर क्रॉस पी आता है। दिस इज बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। तो जब आप ये सारे टर्म्स को एक साथ यूज़ करते हैं, व्हाट कैन बी डन, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी जो है वो एल अपॉन 2m आ जाएगा। कैसे आएगा, बिकॉज यहाँ पे अगर एल आर क्रॉस पी है और यहाँ पे आर क्रॉस वी है, वी की जगह पर आप पी अपॉन एम लिख सकते हो। ये एम यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, डिवाइड करता है, वी की जगह पे पी अपॉन एम आएगा, तो ये हो जाएगा आर क्रॉस पी बाय एम। लेकिन एम कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर गया, आर क्रॉस पी आता है। आर क्रॉस पी की जगह पर आप एल को रिप्लेस करते हो तो यही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है एल अपॉन 2m में ना। एल अपॉन 2m जो होता है इसमें मास कांस्टेंट है, 2 इज कांस्टेंट, एंड एल द एंगुलर मोमेंटम, जिसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, ये भी कंजर्व्ड है। सो दिस होल थिंग रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज व्हाट द सेकंड केपलर्स लॉ सेज। नाउ द थर्ड लॉ ऑफ केपलर, दैट इज लॉ ऑफ पीरियड, सेज टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। मतलब जो भी टाइम पीरियड होगा प्लैनेट का, जैसे वो रिवॉल्व कर रहा है, वो टाइम पीरियड जो है उसका स्क्वायर, टोटल आपका जो डिस्टेंस है उसके क्यूब से प्रोपोर्शनल है। इसको सीखने के लिए आपको एक टेबल देखना पड़ेगा, जो टेबल जनरली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में प्रिंटेड होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टेबल, दिस यू कैन ईजिली सी दिस टेबल। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो टी स्क्वायर और आर क्यूब का जो आप फॉर्मूलाज निकालते हैं उसमें लास्ट में आपको वो कांस्टेंट वैल्यूज़ मिलते हैं। आप देख सकते हो सारे वैल्यूज़ ऑलमोस्ट 3 के अराउंड आ रहे हैं। तो ये टेबल आपको एनसीईआरटी बुक में इजीली मिल जाएगा जहाँ पर ये है। नाउ मूविंग फर्दर, और क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इससे हम प्रूफ करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? टू अंडरस्टैंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सबसे पहले हमें फोर्स का 2 फार्मूला देखना है। वन फार्मूला फॉर फोर्स इज
मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हमें पता होना चाहिए। एंड फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। नाउ टू अंडरस्टैंड ये फॉर्मूला कैसे आया, ये समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन जो होता है आर इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है। ये डब्ल्यू जैसा जो साइन है इसे हम ओमेगा कहते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी जो होता है वो आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी होता है। दिस इज बेसिक फॉर्मूला। अगर वी आर ओमेगा है तो क्या हम सेंट्रीपिटल फोर्स को एम बी स्क्वायर अपॉन आर लिख सकते हैं? चेक करते हैं। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ये एक फोर्स होता है जो एक सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ प्रोजेक्टेड होता है, जिसकी वजह से कोई भी पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी पी इज गिवन एज एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ पे एम वी स्क्वायर अपॉन आर में अगर आपको ये वी का फॉर्मूला देखना है तो वी इज आर ओमेगा, और फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हम वी स्क्वायर अपॉन आर लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो आर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा को आप लिख सकते हो वी अपॉन आर। तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जब आप यहाँ पे लिखोगे आर और आर कैंसिल होंगे, एक बचेगा वी स्क्वायर अपॉन आर। ये स्टेप यूज़ करके आप इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टी। 2 पाई अपॉन टी मैंने क्यों लिखा है? बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो एक पूरा सर्कमफरेंस कवर करने के लिए जो भी आपको टाइम लगता है, स्पीड क्या होता है? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस इज योर एंगुलर एंगुलर डिस्टेंस जो आप पूरा कवर करते हो, दैट इज 360 डिग्री, दैट डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड जब आप करते हैं, देन यू गेट योर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। नाउ मूविंग फर्दर, एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर से। जो डिस्टेंस आर था उसके स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये होता है। एंड इस अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो यू कैन इजीली से एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ना ये कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम क्या होता है? टू अंडरस्टैंड दिस, कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ सर्फेस एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल। सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। न्यूटन के थियरी के हिसाब से कोई भी दो पार्टिकल्स एक दूसरे पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं व्हेन दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो भी उनके मासेस हैं उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो उनके बीच का डिस्टेंस है, अगर मैं एक पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल मुझसे 6 मीटर के डिस्टेंस पे है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 6 अगर है उसका स्क्वायर मैं लेता हूँ, दैट इज 36। वो जो 36 है उससे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये डिस्टेंस अगर ज़्यादा होता है तो फोर्स उसके स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये बढ़ेगा तो ये कम होता है। सो यूजिंग ऑल दिस वी गेट एफ इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जहाँ पे कैपिटल एम इज मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम इज मास ऑफ द पार्टिकल जिसके ऊपर आप कंसिडर करते हो अर्थ के कंपैरिजन में। कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड विथ केयरफुल कैलकुलेशन इसके लिए वैल्यू आता है कैपिटल जी इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन हर एक टेक्स्ट बुक में दिया होता है, आप जब भी रीड करेंगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। द नेक्स्ट थिंग विच इज गिवन इज कैपिटल जी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप? टू कैलकुलेट द कैपिटल जी वैल्यू इट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। नाउ कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट का सेटअप हर एक बुक में दिया होता है, बट हियर आई एम गिविंग अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन कि ये क्या होता है। कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट में एक ट्विस्टेड केबल होता है जिसके थ्रू देर आर बिग एंड स्मॉल स्पीयर्स आर अरेंज, एंड कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होता है दैट जब वो ट्विस्ट होता है तो वहाँ पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। उस टॉर्क से क्या रिजल्टेंट होता है और किस तरह से काम करता है, दैट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, टेक्स्ट बुक्स में क्लियरली मैंशनड होता है, आप इसको पढ़ सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट मूविंग ऑन फर्दर वी हैव गॉट एफ इक्वल टू एम इंटू जी। स्मॉल एम इंटू स्मॉल जी जब हम लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन अर्थ के केस में जो है वो है स्मॉल जी। देन ये यूज़ करते हैं अगर हम, तो हमें ये भी पता है कि एफ इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, अभी हमने तुरंत थोड़ी देर पहले लिखा है यहाँ पे। सो अगर दोनों फार्मूला को आप कंपेयर करते हो, एफ़ का फॉर्मूला ये भी है, एफ़ का फॉर्मूला ये भी है, दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो कैन आई राइट एम यहाँ भी है, स्मॉल एम यहाँ भी है। आई कैन कंपेयर एंड आई कैन से दैट स्मॉल जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर।
ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज दिस फार्मूला विल बी यूज्ड इन मेनी न्यूमेरिकल्स। स्मॉल जी का वैल्यू जो होता है कैपिटल जी, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। नाउ यहाँ पे कंपैरिजन में क्या होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट अर्थ्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी की वैल्यू जब हम लेते हैं, देन दिस इज गिवन एज कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। आप ध्यान से नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे कहीं भी स्मॉल एम नहीं है। जो स्टार्टिंग में मैंने गैलीलियो के थियरी के बारे में बताया था, गैलीलियो की वो थियरी यहाँ पे काम नहीं करती है, बिकॉज कभी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू किसी भी पार्टिकल के मास पे डिपेंडेंट नहीं है। इट्स ओनली डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ अर्थ, ऑन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो रेडियस है उस पर डिपेंडेंट है। वेर एवर आई विल बी यूजिंग कैपिटल आर, इट मीन्स दैट आई एम यूजिंग रेडियस ऑफ द अर्थ। जी डिपेंड्स ओनली ऑन एम, कैपिटल एम के ऊपर डिपेंडेंट है। नाउ मूविंग फर्दर, वेरिएशन इन जी विथ ऑल्टीट्यूड। जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से हाइट पे जाते हो, ऑल्टीट्यूड के हिसाब से जी एच में क्या क्या डिफरेंस आता है। जी एच वाई एम यूजिंग, जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सफिक्स में जो भी यहाँ पे मेंशन होगा, इट मीन्स दैट कि हम कहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। हम कंसिडर कर रहे हैं अर्थ सरफेस पे, हाइट पे, कहाँ कंसिडर कर रहे हैं। नाउ जब हम हाइट पे कंसिडर कर रहे हैं, मतलब एक पार्टिकल है जो थोड़े हाइट पे है, अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं, स्पेस में जाते हैं जैसे, तो यहाँ पे जी एच का फॉर्मूला होगा जी एम अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर। जी फिक्स है, एम फिक्स है, आर की जगह पे आर प्लस एच इसलिए आ जाता है बिकॉज आर इज योर रेडियस ऑफ द अर्थ एंड एच जो है वो आपका हाइट है, आप कितने हाइट पे जा रहे हो। नाउ यूजिंग दिस आपको ये इजीली कैसे मिलता है, जी एच इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर। ये जिनको नहीं समझा कि ये स्टेप से स्टेप कैसे आया, आप ऑलरेडी देख सकते हैं। जी की वैल्यू है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पे जी एम अपॉन आर स्क्वायर में अगर स्मॉल जी मैं यहाँ पे रिप्लेसमेंट करना चाहता हूँ तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। ये दोनों स्टेप्स आप यूज़ करके इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ जी एच इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर। मूविंग ऑन फर्दर, एक्चुअल में डिवाइड किया गया है जी एच को, जब हमने स्मॉल जी से डिवाइड किया है तो जी एम और जी एम कैंसिल हो जाता है और आर स्क्वायर जो इसके डिनोमिनेटर में है वो टर्न करके न्यूमरेटर में चला जाता है। आई हैव डिवाइडेड जी एच अपॉन जी। नाउ मूविंग फर्दर, व्हाट वी हैव ओवर हियर इज जी एच इक्वल टू जी इंटू वन प्लस एच अपॉन आर टू द पावर -2। ये कैसे आया, अगर ये स्टेप आपको क्लियरली समझ में आ रहा है तो व्हाट यू कैन डू इज़ दैट, इसके बीच के दो स्टेप और हैं जो मैंने नहीं मेंशन किया है, जब आप टेक्स्ट बुक में सॉल्व करते हैं सो क्लियरली डिटेल में मेंशन है। यहाँ पे व्हाट आई हैव डन इज़ दैट ये आर स्क्वायर है और ये आर प्लस एच द होल स्क्वायर है। आर प्लस एच द होल स्क्वायर में से अगर आई एम टेकिंग आउट आर स्क्वायर, इफ आई एम रिमूविंग आर स्क्वायर, इसमें से बाहर लेता हूँ तो ये बचेगा 1 प्लस एच अपॉन आर। ठीक है, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एच अपॉन आर डिनोमिनेटर में है, 1 प्लस एच अपॉन आर टू द पावर 2। लॉ ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से 1 प्लस एच अपॉन आर टू द पावर 2 जब न्यूमरेटर में जाता है तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर टू द पावर -2। सो दिस बिकम्स जी एच इक्वल टू जी इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर टू द पावर -2। ये वैल्यू आ जाती है। नाउ मूविंग फर्दर, अगर एच अपॉन आर बहुत ही स्मॉल है, इफ दिस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1, देन व्हाट कैन बी डन, जी एच इक्वल टू जी इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर, ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। सो व्हाट हैपेंस, वी इग्नोर दिस वैल्यू, और इसको हटाने के लिए वी यूज़ अ फॉर्मूला फ्रॉम मैथ जिसको बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी स्मॉल वैल्यू है और उसका नेगेटिव पावर है, सो व्हाट वी डू, हम हायर पावर्स निगलेक्ट करते हैं। यहाँ जो पावर होता है वो यहाँ आगे आता है और इससे मल्टीप्लाई होता है। दिस इज अ मैथमेटिकल रूल, आपको बुक्स में मिल जाएगा ये। सो दिस होल थिंग बिकम्स जी एच इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर, ये हो जाता है। ये फॉर्मूला है, दिस इज यूज टू कैलकुलेट जी फॉर एनी हाइट। किसी भी हाइट पे कोई भी पार्टिकल है उस पर अगर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना है उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। नाउ मूविंग फर्दर, वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ। डेप्थ के हिसाब से क्या वेरिएशन आता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम। सो व्हेन वी टेक डेंसिटी एज मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी का सिंबल मैंने यूज़ किया है रो। सो आई कैन राइट कैपिटल एम जो मास है, दिस कैन बी रिटन एज वॉल्यूम, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होकर मल्टीप्लाई होता है। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर फॉर्मूला 10th स्टैंडर्ड के किसी भी मेंसुरेशन या सरफेस वॉल्यूम वाले चैप्टर में आप देख सकते हो। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ पर जो है ये शिफ्ट होकर यहाँ जाता है। सो मास विल बिकम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। सेम आई हैव रिटन ओवर हियर, मास इज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो।
नाउ मूविंग फर्दर, जब आपके पास ये कैपिटल एम का वैल्यू आ गया, देन आपको स्मॉल जी का वैल्यू निकालना है. स्मॉल जी का वैल्यू होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर. तो इसके साथ में कैपिटल जी मल्टीप्लाई होगा, ये सेम टर्म है, कैपिटल जी एक्स्ट्रा आ जाएगा और आर स्क्वायर से डिवाइड होता है. जब आप आर स्क्वायर से इसको डिवाइड करते हो, आर स्क्वायर एंड आर क्यूब में से आर स्क्वायर चला जाएगा, आर क्यूब में से एक आर बचेगा. आर क्यूब को आप आर स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हैं, आर स्क्वायर डिनोमिनेटर के आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है. सो न्यूमरेटर में आपके पास सिर्फ आर बचेगा एंड एक एक्स्ट्रा जी आ रहा है. सो स्मॉल जी का वैल्यू होगा 4/3 पाई आर रो जी. ये फॉर्मूला से ये फॉर्मूला आ जाता है. देन डेप्थ के लिए जब आप कंसिडर करते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट डेप्थ, जी डी का वैल्यू आता है जी एम डैश अपॉन आर माइनस डी द होल स्क्वायर. आर माइनस डी द होल स्क्वायर ये कैसे आता है, बहुत ईजिली आएगा. सबसे पहले एम डैश के बारे में बता दूं. दिस इज अबाउट द इनर स्फीयर. जब आप ये चैप्टर टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, देन वहाँ पे आपको डिटेल मिलता है कि जैसे आप डेप्थ में जाते हो, बिलो द अर्थ सर्फेस आप डेप्थ में जाते हो, तो वहाँ पे एक इनर स्फीयर होता है. बिकॉज आउटर जो सरफेस पे है उसका कोई कांटेक्ट उससे होता नहीं, तो इनर स्फीयर के हिसाब से उसका आपको मास लेना है. वो मास आपका होगा 4/3 पाई आर माइनस डी क्यूब इंटू रो. सेम फॉर्मेट है जैसे मैंने ये वाला सॉल्व किया था अभी, सेम फॉर्मेट में. ये ओनली चेंज इज दैट कि यहाँ पे आर की जगह आर माइनस डी आता है बिकॉज आप डेप्थ में जा रहे हो, एंड डिनोमिनेटर में आर माइनस डी द होल स्क्वायर से आप डिवाइड करते हो. सेम फॉर्मेट है बिकॉज अभी आप डेप्थ में हो, तब आप हाइट में थे, आर प्लस एच वाले टर्म में थे. अभी आप आर माइनस डी में हो, आप डेप्थ में जा रहे हो, तो उस वजह से आर माइनस डी द होल स्क्वायर आता है. सेम फॉर्मेट में जैसे उसको सॉल्व किया था वैसे इसको भी सॉल्व करना है. आर माइनस डी द होल स्क्वायर और आर माइनस डी द होल क्यूब ये कैंसिल होता है, एक आर माइनस डी यहाँ बचेगा. ओवरऑल फॉर्मूला आपका हो जाता है जी डी अपॉन जी इक्वल टू आर माइनस डी अपॉन आर. इसको सिंप्लीफाई जब आप करोगे और जी से आप डिवाइड करते हो, कहाँ गया जी, जी ऑफ और जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जब इससे आप डिवाइड करते हैं तो आर माइनस डी अपॉन आर आ जाता है. ये सारा सिस्टम बिल्कुल सिमिलर है, जैसे ऑल्टीट्यूड के साथ चल रहा था वैसे ही डेप्थ के साथ होता है. जी डी अपॉन जी इक्वल टू आर माइनस डी अपॉन आर. जी यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है, जी डी विल बी 1 माइनस डी अपॉन आर. ये 1 माइनस डी अपॉन आर कैसे आया, आर माइनस डी अपॉन आर में आर और आर कैंसिल होंगे तो ये बचेगा 1 माइनस डी अपॉन आर इंटू जी. ये डेप्थ में, किसी भी डेप्थ में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए ये वैल्यू यूज़ करते हैं. एक और बात, स्मॉल जी इज मैक्सिमम एट सरफेस ऑफ अर्थ. सरफेस ऑफ अर्थ पे स्मॉल जी की वैल्यू मैक्सिमम है. स्मॉल जी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डेप्थ. जैसे जैसे आप डेप्थ में आगे जाते हो वैसे वैसे स्मॉल जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, और इट ऑल्सो डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन हाइट. हाइट पे जैसे जैसे आप आगे जाते हो वैसे वैसे स्मॉल जी की वैल्यू डिक्रीज होती है. दिस ऑल्सो अफेक्ट शेप ऑफ अर्थ विच इज़ एलिप्सॉइड. इससे अर्थ का शेप भी चेंज होता है जिसे हम एलिप्सॉइड कहते हैं, जो कि स्पीयर नहीं है. नाउ मूविंग फर्दर, दिस इज बल्ज एट इक्वेटर. ये इक्वेटर पे बल्ज करता है, अर्थ के शेप को इक्वेटर पे बल्ज करता है, जो मैंने पहले भी मेंशन किया है. इक्वेटोरियल रेडियस 6378 किलोमीटर का है, जो कि ज़्यादा होता है कंपेयर टू पोलर रेडियस 6356 किलोमीटर. वेट चेंजेस विथ ऑल अबव. वेट जो कॉन्सेप्ट है ये हर एक फैक्टर की वजह से चेंज होता है. नाउ लेट मी टेल यू समथिंग, ग्रेविटेशन इज़ अ वेरी ह्यूज चैप्टर. इसमें इतना कॉन्सेप्ट अभी मैंने एक्सप्लेन किया है. सून आई विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, बाइंडिंग एनर्जी, किस तरह से सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, क्या क्या चेंजेस उसमें होते हैं, वो सारा कुछ मैं मेरे नेक्स्ट सेक्शन में एक्सप्लेन करने वाला हूँ. सो टिल नाउ आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ प्रैक्टिस दिस, रिवाइज दिस, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल @vishalsingh-QT9UQ and share this video with your friends as well. Thank you so much for all the love and support shown to the channel.